हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री से चैप्टर 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के प्रश्नों का उत्तर। पाठ का पहला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और दूसरा उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुनें। 17वीं शताब्दी से पहले किए गए विभिन्न प्रकार के वैश्विक आदान प्रदान के उदाहरण इस तरह से है। इसमें पहला उदाहरण हम लेते हैं अमेरिका से। अमेरिका में प्रचुर मात्रा में फसलें, खनिज और कीमती धातुओं जैसे सोना और चांदी थे। यूरोपीय लोगों ने सोने और चांदी के समृद्ध संसाधनों का उपयोग करके अपनी संपत्ति को बढ़ाई। और दूसरा उदाहरण है एशिया से। चीन ने वस्त्र उद्योगों, वस्त्र वस्तुओं और मसालों की बदले में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मिट्टी के बर्तन और रेशम का निर्यात किया। दूसरा प्रश्न है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में व्यापारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद किया। इसका उत्तर इस तरह से है। 16वीं शताब्दी के मध्य तक अमेरिका में पुर्तगाली और स्पेनिश उपनिवेशों की शुरुआत ठोस रूप से हो चुकी थी, लेकिन यह जीत हथियारों की बदौलत नहीं हुई थी, बल्कि बीमारियों की वजह से हुई थी। यूरोप के लोग पहले ही चेचक से प्रभावित हो चुके थे, इसलिए उनमें इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधन क्षमता विकसित हो चुकी थी। लेकिन अमेरिकी लोग दुनिया के अन्य भागों से कटे हुए थे, इसलिए उनमें इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधन क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ इस बीमारी के रोगाणु यानी बैक्टीरिया भी लेकर गए, और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इस बीमारी ने पूरी तरह आबादी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से यूरोपियन आसानी से ही अमेरिका पर कब्जा कर सके। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखें। जिसमें क प्रश्न है, कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। उत्तर इस तरह से होगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉर्न लॉ एक कानून था को समाप्त किए जाने के फैसले के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों के आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाली खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव के गांव उजड़ गए और वे शहरों या दूसरे देशों में जाने लगे। परोक्ष रूप से इस वैश्विक कृषि तेजी से शहरीकरण और उद्योग का विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। ख प्रश्न है, अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना अथवा अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी के प्रभावों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, रीडर पेस्ट एक बीमारी थी। रीडर पेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक में आखिर में हुआ था। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रीडर पेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिम तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रीडर पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा। अब उनके पास खाने और बागानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा, कोई रास्ता नहीं था। इस तरह से वे मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोपियनों को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने के लिए मदद किया। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। इसका उत्तर इस तरह से है, प्रथम विश्व युद्ध एक विनाशकारी युद्ध था। इसमें हजारों सैनिक तथा आम नागरिक मारे गए और घायल हो गए। मारे गए लोगों में अधिकतर कामकाजी उम्र के पुरुष थे। परिणाम स्वरूप यूरोप में कामकाज करने वाले लोगों में भारी कमी आ गई। परिवार में कामकाजी सदस्य कम हो जाने के कारण परिवार की आय कम हो गई। अतः अब औरतों को वे काम करने पड़े जो पुरुष करते थे। घ प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। इसका उत्तर इस तरह से है, 1928 और 1934 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का काफी प्रभाव रहा। यह भारतीय आयात और निर्यात को आधा कर दिया। इस समय गेहूं की कीमत लगभग 50% गिर गए। महामंदी के कारण कृषि और उत्पाद के क्षेत्रों में काफी
गिरावट दिखा गया। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। इसका उत्तर इस तरह से होगा, उद्योगों को कम वेतन वाले देश में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है। पाठ का चौथा प्रश्न है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभावों को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दें। इसका उत्तर इस तरह से होगा, रेल के प्रसार के कारण विभिन्न देशों से यूरोप तक खाद्यान्न पहुंचना आसान हो गया। खाद्यान्न पदार्थों के बड़े पैमाने पर ढुलाई के कारण भोजन सस्ता और सुलभ हो गया। इससे यूरोप में खाना अच्छी क्वालिटी का हो गया, लोगों की जेब की पहुंच तक आ गया। स्टीम से चलने वाले जहाजों और रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी के कारण मीट को तैयार करके अमेरिका से यूरोप तक ले जाना संभव हो गया। अब ब्रिटेन के लोगों के लिए मीट सस्ता हो गया, जिससे उनका खान पान बेहतर हो सका। पाठ का 5वां प्रश्न, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, ब्रिटेन वुड्स समझौते पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पर्स में ब्रिटेन वुड्स में विश्व शक्तियों के बीच हस्ताक्षर किए गए। इसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, बाहरी अधिशेषों और अपने सदस्य देशों के घाटे से निपटने के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की स्थापना, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए की गई थी। प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में 3 तरह के प्रवाह निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है व्यापार का आदान प्रदान। भारत सदियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अभिन्न हिस्सा रहा है। अंग्रेजी शासन शुरू होने से पहले भारत के मसाले दूसरे देशों में दूर के देशों तक जाया करते थे और बाहर से हीरा जवाहरात यहाँ आते थे। और दूसरा है श्रम का आदान प्रदान। आधुनिक भारत से सॉफ्टवेयर के ज्ञाता अमेरिका में जाकर काम करते थे। और तीसरा है पूंजी का आदान प्रदान। आयात और निर्यात के कारण पूंजी का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता रहता था। पाठ का 8वां प्रश्न है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। इसका उत्तर इस तरह से है, महामंदी कई कारकों के परिणाम था। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण के क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिका संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। अधिक निवेश और अधिक रोजगार ने अटकलों की प्रवृत्ति को जन्म दिया। 1929 की महान अवसाद को जन्म दे रहा था और शेयर बाजार 1929 में नीचे गिरा, जिसमें निवेशकों और जमाकर्ताओं के बीच आतंक पैदा हुआ। इसलिए उन्होंने निवेश और जमा करना बंद कर दिया। नतीजतन मूल्यह्रास का एक चक्र बन गया। बैंकों की विफलता। जब लोगों ने अपनी सभी संपत्ति वापस ले ली, कुछ बैंक बंद हो गए। कुछ बैंकों ने डॉलर के गिरते मूल्य के बावजूद उसी डॉलर की दर से ऋण वसूला। पूर्व युद्ध मूल्य पर पाउंड के मूल्य में नीति में ब्रिटिश परिवर्तन से यह और बदतर हो गया।